अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अगर आप दुनिया पर एक नज़र दौड़ाते हैं तो इस वक्त एक और अहम इशू बड़ा सरफेस कर रहा है, और वो है एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफीरों को एक्सपेल कर दिया है, मुल्क से बेदखल कर दिया है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? कनाडा इस इशू को लेकर इतना सीरियस क्यों है? और रिसेंट जो पाकिस्तान में एससीओ समिट हुई है, पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के ऊपर ना डायरेक्ट क्रिटिसिज्म किया है और ना टारगेट किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ इंडिया की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी की समझ जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आदित्य राजखोल। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करने का। सेम हेयर, बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ। दिल्ली से बात कर रहा हूँ आपसे। और अभी बहुत सारी चीजें हुई हैं, सरगर्मी न्यूज में बहुत कुछ चल रहा है इंडिया यस, एंड पाकिस्तान यू के आर वेरी दरमियान एक्टिव भी। ऑन ऑल दोज न्यूज। या आई मीन दैट्स माय जॉब आल्सो, दैट्स माय पैशन एज वेल, सो यस। सो आदित्य, हाउ डू यू सी दी एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा? दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफीरों को बेदखल कर दिया, एक्सपेल कर दिया है। हालांकि अगर हम पीछे पास डेकेड्स को देखते हैं तो कनाडा और इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। व्हाई सडनली दिस ऑल हैपेंड? देखिए, कनाडा और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप देखिए, ट्रेड में बहुत अच्छा रहा है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो हैं आपस में अग्रीमेंट्स भी हुए हैं। लेकिन पिछले कई सालों से एक चीज जो खटक रही थी न्यू दिल्ली को, वो ये थी कि खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट्स हैं, खालिस्तानी जो रेडिकल्स हैं, वो वहां पर धीरे धीरे अपना अड्डा बना रहे थे। भारत हम्म। में खालिस्तान तो पूरी तरीके से खत्म हो गया लेट 80s या अर्ली 90s में ही। लेकिन खालिस्तान जो है कनाडा में पनपने लगा, और ठीक है। यूके में पनपने लगा, ऑस्ट्रेलिया में पनपने लगा। लेकिन ज्यादातर जो है कनाडा में पनपने लगा। एक माइंडसेट भी पंजाब में ये रहा कि आप अगर कनाडा जाएंगे या यूके जाएंगे, यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एक हम्म। विदाउट थिंकिंग और विदाउट एनी प्रैक्टिकल और लॉजिकल सेंस, बहुत सारे लोग जो खासकर रूरल एरियाज में है पंजाब में, वो हम्म। पिछले 20 से 30 साल खासकर बहुत ज्यादा तादाद में कनाडा जाने लगे। और जैसे मैं कह रहा हूँ, रूरल पॉपुलेशन जिनके पास ज्यादा अच्छे जो है सैलरी नहीं मिलती थी, नौकरियां अच्छी नहीं मिलती थी, उनको लगता था हम कनाडा जाएंगे तो अचानक से हमको जो है ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, नौकरी भी हम्म। मिलेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग इलीगली भी वहां जाने लगे। कुछ लोग वहां पर ठीक है। नॉर्मल वीजा लेके गए, लेकिन उन्होंने जो है वापस नहीं आए, वहीं पर इलीगली रहने लगे, फिर वहां पर जाके अजाइलम ले लिया। तो इनमें से बहुत एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी भी रही जो हम्म। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के टच में आए, या फिर हालात ऐसे उनके लिए बने कि वो रेडिकल माइंडसेट के हो गए, और उनको लगा कि अब हिंदुस्तान से जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 80s में, उसका जो है जी। बदला लें। गोल्डन तो टेम्पल पे जो तब हुआ से था। ये, जी, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो हुआ था, तो उसके बाद जो है कई सालों से ये चलता रहा। लेकिन भारत में पूरी तरीके से खत्म हुआ। अब जैसे पंजाब में देखते हैं, वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अब आम आदमी पार्टी भी है, और छोटे छोटे अलग इंडिपेंडेंट्स भी है। तो इलेक्शन वहां पर आमतौर पे होते रहते हैं, कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी अकाली दल की आती है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो डेमोक्रेसी पूरी तरीके से है, अच्छी वोटिंग होती है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कनाडा से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं लोगों को रिक्रूट करते रहे, पैसों के दम पर एम्युनिशन हम्म। पहुंचाते रहे। अभी बहुत सारे इंसिडेंट पिछले कई सालों में हुए हैं कि ड्रोन से ड्रग्स आ रहे हैं, एम्युनिशन आ रहा है, जो हथियार लोगों को चाहिए मारने के लिए, वो आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे कहाँ इंडिविजुअल्स से आ को रहा जो है? है, किन एरिया से आ रहा है ये? पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान से ड्रोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे ड्रोन्स को जो है अटैक किया गया है, उसकी पिक्चर्स रिलीज लेकिन की गई बॉर्डर हैं। पे तो बड़ी टाइट सिक्योरिटी है दोनों तरफ, तो कैसे पाकिस्तान से वहां पे जा सकता है? आप बात कर रहे हैं कि खालिस्तान मूवमेंट के जो मेन जो मास्टर माइंड है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यूके में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जब मास्टरमाइंड्स वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की कई साल से K2 स्ट्रैटेजी है कि कश्मीर को और खालिस्तान को जिंदा रखना है, और खासकर आईएसआई की, कि किसी तरीके से जो है हिंदुस्तान में आपस में कम्युनल राइट्स चलते रहे, दंगेबाजी चलते रहे, लोगों को मारते रहे, उकसाते रहे हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ।
और पाकिस्तान जब आतंकवादी भेज सकता है इंडिया में, तो ड्रोन भेजना कौन सी बड़ी बात है। और ये तो सेम चाइनीज सेम ड्रोन है जो बार सेम बार आ रहे हैं। सेम एलिगेशन तो पाकिस्तान लगा रहा है कि इंडिया यहाँ पे टेररिस्ट पाकिस्तान एक्टिविटीज तो में मुलविस एलिगेशन है, लगा रहा है, कुलभूषण लेकिन यादव एंड दुनिया ने बाकियों की तो एग्जांपल हमारे सामने। पाकिस्तान तो एलिगेशन लगा रहा है, इंडिया ने तो यूनाइटेड नहीं, नेशंस में और सबूत पूरी पेश कर दुनिया रहा है, में प्रूव कुलभूषण किया है। यादव जैसे आपको पता है यहाँ से ही पकड़े गए हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि सौओं की तादाद में पाकिस्तानी आतंकवादी जो है हिंदुस्तान ने पकड़े हैं, मारे हैं, बहुत सारे अभी भी भारत की जेलों में हैं। और अमेरिका और यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो 1267 कमेटी है, उसमें कितने सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो डेजिग्नेटेड हैं। और पाकिस्तान को तो एक ग्लोबल हब ऑफ टेरर की तरफ देखा जाता है, अमेरिका में और यूरोप में भी अटैक होते हैं, लेकिन उसमें बंदा पाकिस्तान खुद वो इसे सफर बोलते हैं कर रहा कौन है है, ना, वो पाकिस्तान में पाया 75,000 जाता है। लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियां दी है। खैर, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस पाक इंडिया रिलेशन, सो वी आर फोकसिंग ऑन इंडिया एंड कनाडा रिलेशन। व्हाट कुड बी द रीजन के जो कनाडा है वो इसको बड़ा सीरियसली लेकर चल रहा है, और ट्रूडो जो है बड़ा एक्टिव नजर आता है, वो कह रहा है मैं इसको परसू करूंगा और इंडिया हैज टू पे फॉर दिस। देखिए, ट्रूडो सरकार ने पिछले एक साल में सबसे पहले वो हाउस ऑफ कॉमन्स में आए और उन्होंने इंडिया के खिलाफ एलिगेशंस लगाए और बोला कि दीज आर क्रेडिबल एलिगेशंस दैट वी हैव। वो शुरुआत से बोलते रहे कि हमने एविडेंस शेयर किया है, लेकिन भारत की सरकार ने बोला कि अभी तक तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एविडेंस आपने नहीं दिया, सिर्फ एलिगेशंस जो आपकी हैं वो ही आपने एलैबोरेट करके बताई हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है या हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ है। और भारत सरकार का शुरुआत से यही रहा है कि पिछले 10 सालों में हमने 26 जो है एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट कनाडा को भेजी हैं, जिसमें करीबन 26 आतंकवादी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी भी हैं, जो इलीगली कनाडा में रह रहे हैं, उनका कनाडा का एड्रेस भी दिया है, उनके खिलाफ जो जो चार्जशीट है वो भी दी है। लेकिन कनाडा ने, सीसिस ने, आरसीएमपी ने बिल्कुल उनके खिलाफ जो है एक्शन नहीं लिया। तो ये जो है खटास पैदा होती रही। फिर जब हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई एक गुरुद्वारे में, सरे में, इन कनाडा, तो उसके या बाद बहुत ऐसी अटकलें लगी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। वहीं पर कुछ टाइम पहले रिपुदमन सिंह मलिक, एक और सिख लीडर है, उनकी भी जो है डेथ हुई। तो क्वेश्चंस रेज होने लगे कि ये कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम आया। तो अब जब कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस फिर से लगाया कि भारत जो है कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन खालिस्तानियों को मार रहा है, तो भारत ने कहा कि हम तो आपको कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। जो लॉरेंस बिश्नोई है वो गुजरात की एक जेल में भारत में कैद है, और उसके जो कुछ मेंबर्स हैं, जो सबसे बड़ा एक मेंबर है जिसने सिद्धू मूसेवाला को भी मारा था, उसका नाम है गोल्डी बरार, और वो या कनाडा में है। उसका एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, उसकी इंटेलिजेंस इंडिया ने शेयर की है, लेकिन कनाडा उसके खिलाफ एक्शन ही नहीं ले रहा। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, दीज आर वर्ड्स ऑफ जस्टिन ट्रूडो, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 के बाद उनको कहा कि आप इन खालिस्तानी टेररिस्ट या गैंग मेंबर्स के खिलाफ, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लीजिए, तो जस्टिन ट्रूडो कहते हैं नहीं, दे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब टेररिज्म जब कोई कर रहा है, कैनेडियंस को मार रहा है, इंडियंस को मार रहा है, तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां से आ गई। अच्छा, और अदिति, जो जी, रॉयल कैनेडियन जो पुलिस है उनकी जो रिपोर्ट, एंड आई कोट दे रिपोर्ट, मैं वहां से एक आपको पढ़ के बताता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स वर इन्वॉल्व विद होमिसाइड्स, एक्सटॉर्शन, अदर वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज इन कनाडा। और वो कह रहे हैं कि ये सारी जो तहकीकात है बहुत ज्यादा हमने इन्वेस्टिगेशन करके ये रिपोर्ट पेश की है। सो हाउ डू यू सी दिस के इंडियन जो एजेंट्स है वहां पे होमिसाइड्स में इन्वॉल्व, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व, दीगर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व है। और जब हम देखते हैं इंडिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पे रह रही है, इवन जो सिख कम्युनिटी है वो 8 लाख के करीब वहां पे सिख जो है वो वहां पे रहते हैं। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, जो वहां पर किंग हैं, वो एक बार आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहते हैं कि ऑल द बेगर्स इन सऊदी अरेबिया आर फ्रॉम देयर इन पाकिस्तान एंड दिस इज अ ह्यूज क्राइसिस एंड दे शुड एक्ट। आप एविडेंस तो देंगे, कुछ बताएंगे तो। आप आरसीएमपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपने एविडेंस शेयर नहीं किया। आप चलिए इंडिया के साथ नहीं कर रहे, आप ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बाकियों के साथ शेयर कीजिए पब्लिकली कि एविडेंस क्या है। आप इंडियन डिप्लोमेट्स का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे किस डिप्लोमेट ने क्या किया, किसके साथ टच में था, क्या हुआ। सो द रियलिटी इज आउट इन ओपन। इनफैक्ट मैं आपको फिर से एक और वाकया बताऊं। आज से 40 साल पहले कनिष्क एक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था, उसका बॉम्बिंग हुआ, उसमें 329 लोग मारे गए, जिसमें मेजोरिटी कैनेडियंस मारे गए। उस वक्त ट्रूडो, जो अभी जस्टिन ट्रूडो हैं, उनके फादर प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा में। उस वक्त इंदिरा गांधी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थी, और वो बार बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कहती रही आप एक्शन लीजिए, हमारे पास इंटेलिजेंस है, कुछ होने वाला है।
लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी खुद की सीसिस जो इंटेलिजेंस है, उनने बोला कि कोई बड़ा वाकया होने वाला है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये तो अपने फादर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूरा खालिस्तानियों को जो है ओपन फ्रीडम देंगे। तो भारत का तो स्पष्ट कहना है, अगर आप चाहते हैं खालिस्तानियों को ओपन फ्रीडम देना, वो टेरर अटैक्स भी कर सकते हैं, दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप कनाडा में ही खालिस्तान क्यों नहीं बना देते? ब्रैम्पटन का नाम चेंज करके खालिस्तानी स्टेट ऑफ कनाडा कर दीजिए, वहीं खालिस्तान बना दीजिए, क्योंकि इंडिया में तो कहीं पर खालिस्तान नहीं है। हम्म। तो अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ठोस एविडेंस नहीं है, लेकिन जब दूसरी तरफ हम इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग एला है, यूएस को देखते हैं, यूके को देखते हैं, वो कनाडा की साइड ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया कोऑपरेट करे और जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सजा दें। तो यहां इंडिया पे आपको बिल्कुल लगता नहीं कोऑपरेट कि कर रहा है। इंडिया का केस कमजोर है? मुझे नहीं लगता। इंडिया बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा है। इंडिया अभी से नहीं, इंडिया बहुत पहले से कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन इंडिया कह रहा है कि भाई हमने 26 आपको एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी हैं, आपने उस पर क्या किया? 10 साल हो गए। हर मीटिंग में जो इंटेलिजेंस के बीच में होती है, अभी सिंगापुर में भी हुई, अजीत डोभाल और उनके काउंटर पार्ट के बीच में कनाडा के, और उसमें स्पष्ट बोला गया कि ये 26 लोग हैं जो इलीगल टेरर एक्टिविटीज या गैंग वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन आरसीएमपी उनको पकड़ नहीं पा रही, आरसीएमपी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। तो कहां से आप कॉपरेशन चाहते हैं? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये गैंग इन्वॉल्व, इंडिया में इन्वॉल्व है, वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है। ये कनाडा में इन्वॉल्व हैं, ओरिजिनली ये लोग इंडियन हैं इसमें ज्यादातर लोग, लेकिन ये जी जी। कनाडा गए हैं, इसमें से ज्यादातर लोगों की कैनेडियन सिटीजनशिप भी है और कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा में बेस है, कनाडा में आर्म्स ट्रेनिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहा है, गैंगलैंड वायलेंस हो रही है। और इंडिया ने ठोस सबूत 26 बार जो है कनाडा को दिए हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बार बार बताया कि ये 26 नाम है, मेरे पास भी पड़े हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन हम्म। कोई एक्शन उस पर हुआ ही नहीं। लेकिन वो तो कनाडा का इंटरनल मैटर है, वहां पे अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो तो इंटरनल मैटर नहीं है कनाडा का। बिल्कुल इंटरनल मैटर है, लेकिन वही तो वो इंडिया के साथ रेस कर रहा है कि हमारे साथ यहाँ पर वायलेंस हो रही है और ये लोग इन्वॉल्व हैं। अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं तो एक्शन तो लेंगे। हम कहाँ लेकिन इंटरफेयर ये कर तो रहे हैं आपके मैटर में? isn't it be violation of sovereignty or international law targeting someone in another country? नहीं, बट इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। नो, देर आर दीज कैरेक्टर्स हु आर लिविंग इन कनाडा। ये बाहर से कोई नहीं कर रहा है। हम्म। बाहर से कोई नहीं कर रहा है। उल्टा जो आप कह रहे हैं वो तो इंडिया पे होता है। इंडिया में सिद्धू मूसेवाला को मारा और जो हम्म। टेररिस्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो कनाडा में रह रहा है। इट्स अ कैनेडियन टेररिस्ट हु इज किलिंग सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी एंड इंडियन। So हम्म। it means that Canada is trying to violate. Maybe there are members of the Canadian government who are in touch with these gangsters and Khalistani terrorists and motivating them to create violence in Punjab. Is that so? क्योंकि आपका लॉजिक तो वही मुझे इन्फर कर रहा है। हम्म। अच्छा, तो फिर ये किस तरफ आप सिचुएशन जाते हुए देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जस्टिन ट्रूडो इसके पीछे इतना क्यों वो सपोर्ट कर रहा है? देखिए, क्योंकि इसमें एक दो तो कारण। इलेक्शन भी आ रहा है और सिख कम्युनिटी से एक वोट का भी उसका है, जो मुझे लगता है। जी, इसमें दो कारण है। एक इंडियन व्यू पॉइंट मैं आपको दूंगा और कैनेडियन व्यू पॉइंट दूंगा। जी इंडियन जी। व्यू पॉइंट ये है दैट वी हैव अ रेड लाइन व्हेन इट हम्म। कम्स टू टेररिज्म, व्हेन इट कम्स टू सेपरेटिज्म, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। हम्म। एंड दिस टाइम इंडिया हैज डिसाइडेड दैट कनाडा हैज violated Vienna Convention, has हम्म। violated all principles of democracy and diplomacy। और इसलिए हम कनाडा के साथ पूरा रेडी हैं, चाहे रिलेशनशिप खराब हो, चाहे कुछ भी हो, हम उनको साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कैनेडियन व्यू पॉइंट ये है कि भाई इलेक्शन आ रहा है, हम्म। 2025 में इलेक्शन है, और अभी आप अप्रूवल रेटिंग्स अगर देखेंगे कनाडा में, तो कह रहे हैं जो पियर पॉलिवर है, कंजर्वेटिव लीडर है ऑपोजिशन में, उनका 70 to 80% चांस है प्रधानमंत्री बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का। और जस्टिन ट्रूडो से भी स्ट्रांग जो कोई कंटेंडर है वो जगमीत सिंह है, जो खालिस्तान सपोर्टर है और एनडीपी के पार्टी के लीडर हैं। और जगमीत सिंह ने सपोर्ट ऑलमोस्ट वापस ले लिया है जस्टिन हम्म। ट्रूडो की गवर्नमेंट से। पूरा आउटसाइड हम्म। सपोर्ट चल रहा है और हम्म। विद अ वेरी थिक मार्जिन जो है जस्टिन ट्रूडो की सरकार अभी टिकी हुई है। उनको लग हम्म। रहा है इंडिया के खिलाफ मैं जितना नैरेटिव सेट करूंगा और खालिस्तानियों को सपोर्ट करूंगा, जो सिख वोट है एटलीस्ट इन फ्यू कॉन्स्टिट्युएंसीज, वो मुझे मिलेगा। लेकिन वो तो जगमीत सिंह के साथ है, वो सब लोग, वो जस्टिन ट्रूडो के साथ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में इतना बड़ा कोई फायदा जस्टिन ट्रूडो को होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो कैनेडियन है वो खालिस्तान में या इंडिया के खिलाफ इन्वॉल्व नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो हेल्थ केयर है वो बेटर हो, जो हमारा इकोनॉमी है वो बेटर हो। लेकिन हेल्थ केयर भी, इकोनॉमी भी, हाउस एक्सपेंसेस भी, इनफैक्ट होम्स भी और टैक्सेस भी,
बहुत हालत खराब है, जो माली हालत कनाडा की है बहुत ज्यादा खराब है, और उसके तहत मुझे लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलात जो है इलेक्शन तक बहुत बढ़ेंगी। अच्छा, ये जो इंडियन केस है ये सिर्फ कनाडा के महदूद नहीं, मैं दो और एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। ये गुप्ता एक और है जो कि निक के नाम से मशहूर है, 52 ईयर्स ओल्ड है, वहां पे भी ये यूएस में न्यूयॉर्क में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो भी इस तरह के एसेसिनेशन में, मर्डर्स में मुलविस है और इनका ताल्लुक भी इंडिया से है। सिमिलरली मैं एक और आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं कि जो कि यूएस ने दी है कि that an Indian intelligence officer was involved in a foiled plot to assassinate another Sikh separatist leader जो कि यूएस का सिटीजन भी है, गुरपतवंत सिंह। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएस से भी प्रेशर बढ़ रहा है, और वो इस तरह की स्टेटमेंट न्यूयॉर्क से आ रही है, यूएस से आ रही है कि इंडिया के जो सिटीजन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वो मर्डर्स में इन्वॉल्व है। जी, गुरपतवंत सिंह पन्नू तो सबसे पहले मैं कहूं कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी, एनएसए अजीत डोवाल, होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके खिलाफ थ्रेट दी है। इनफैक्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2020 में मुझे थ्रेट दी, जिसके बाद मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, मेरे बॉसेस को फोन किया गया, थ्रेट लेटर्स और बहुत कुछ दिया गया, जिसके बाद मुझे सिक्योरिटी दी गई। तो आप ये खुद कैसे जान सकते हैं कि कितना ये एक दरिंदा है और टेररिस्ट है। तो ये तो वही बात हो गई, अगर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पाती है, अमेरिका पाकिस्तान की सोवरेनिटी को वायलेट करती है और उसको मारती है, और फिर पाकिस्तान कहता है कि ये जो सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट की मीटिंग्स चल रही हैं यूएस के साथ। आपने जो मिस्टर मिलर हैं, स्टेट तो वो तो डिपार्टमेंट हम तो स्पोक्स कहते पर्सन, हैं कि उस वक्त भी गलत हुआ था, आपको नहीं लगता कि अभी भी इंडिया अगर कहीं पे जाके सोवेreignty वायलेट कर रहा है वो गलत नहीं है? अभी पूरी तरीके से ये प्रूव नहीं हुआ है कि इंडिया ने किया है। इंडिया की यूएस के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, और मीटिंग में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मिलर ने कहा है कि आई एम कन्विंस्ड एंड आई एम सेटिस्फाइड विद वट एवर इज हैपनिंग विद डायलॉग विच इज हैपनिंग विद इंडिया। इंडिया ने तो सीधे बोला कि हाँ, हमने उसको अरेस्ट किया है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी हैव अरेस्टेड हिम, बट इज ही अ हैज बीन इन सिटीजन ऑफ जेल। इंडिया, इज एन इंडियन। So there is action. This means that in India there is rule of law. There is a mechanism of rule of law. अगर if there is, अगर ठोस सबूत है, allegations है, action will be taken. अच्छा आदित्य, एक और कमेंट कर दीजिएगा, जब हम अभी देखते हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाई है वेस्ट का, चाइना को कंटेन करने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इस वक्त तीनों बड़े वेस्टर्न वर्ल्ड के ममालिक, यूएस, यूके, इवन कनाडा से इस तरह डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ा, आपको नहीं लगता कि शायद इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज हैं, इनकी आज से नहीं कई सालों से ये एक नीति रही है, एक ये स्ट्रेटेजी रही है कि किसी चीज को पकड़ के आर्म ट्विस्ट किया जाए। और इसका मतलब है, जैसे कोई केस आपने पकड़ लिया या कोई एक चीज नब्ज पकड़ ली, और उसके तहत आप डिफेंस एग्रीमेंट भी करा रहे हैं, डिफेंस टाइज भी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज भी बढ़ा रहे हैं। तो ये तो बहुत पुराना एक कोशिश रहती है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की। लेकिन इंडिया इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग कस्प राइट नाउ। अगर आप देखें, इंडिया के ताल्लुकात सिर्फ अमेरिका, यूके या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो फाइव आइज इंटेलिजेंस के लोग हैं, या सिर्फ उन्हीं के साथ अच्छे नहीं है। इंडिया के ताल्लुकात तो रशिया के साथ भी अच्छे हैं, इंडिया के ताल्लुकात तो और बाकी ईरान के साथ भी अच्छे हैं, बाकी लोगों के साथ अच्छे हैं। तो ब्रिक्स समिट अभी कजान रशिया में हो रही है, जहां इंडिया की जो है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी यस, जाएंगे। मोदी विल बी देयर, या। तो इंडिया का तो अलग अलग लेवल पर अच्छा ये रहा है। इनफैक्ट इंडिया इज द ओनली कंट्री all through the Russia-Ukraine war and Israel-Hamas war, India took a neutral position. India took an independent position and said that we are not against one ally. And हम सबके साथ, हमने गाजा में भी लोगों की मदद की, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। हमने हमारे इजराइल के साथ भी स्ट्रेटेजिक टाइज है, हम रशिया के साथ भी एनर्जी टाइज हैं, डिफेंस टाइज हैं, लेकिन अमेरिका फ्रांस के साथ भी हमारे डिफेंस टाइज बहुत मजबूत है। तो इंडिया इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज एंड नोबडी कैन इग्नोर इंडिया। आई थिंक द वेस्ट रिक्वायर्स इंडिया मोर देन इंडिया रिक्वायर्स द वेस्ट। So you don't think so? These are pressure tactics by the West. These are pressure tactics. These are 100% pressure tactics. तभी तो मैंने बोला ना, ये आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। ये या कोशिश हो एग्जैक्टली। रही है कि कुछ कुछ आप चीज घुमा के अपने मांगों को मनवा सके उनसे। ठीक आदित्य, लास्ट हम थोड़ा सा एससीओ के ऊपर बात कर लेते हैं, और जो कि बहुत पॉजिटिव कुछ डेवलपमेंट्स हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली क्रिटिसिज्म नहीं किया, और ना ही एक दूसरे को टारगेट किया है। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? इजंट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट? आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। लास्ट टाइम एससीओ में हमने देखा या कैसे बिलावल भुट्टो आए और उन्होंने बहुत एक अटैक इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ किया, इंडिया के खिलाफ किया। तो दिस टाइम आई थिंक देयर वाज नो इट सच वाज फर्स्ट नॉइस। फ्रॉम द इंडियन साइड, देन बिलावल।
टारगेट ठीक है, दे फेयर दिया। इनफ कि आपका व्यू पॉइंट और मेरा व्यू पॉइंट तो अलग अलग रहेगा, दैट्स ओके। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट दिस टाइम बिकॉज इट वाज इन पाकिस्तान, बिकॉज इट वाज बीइंग होस्टेड विद पाकिस्तान, पाकिस्तान वाज आल्सो वेरी केयरफुल कि हमारी इंटरनेशनल इमेज जो है खराब रही है बहुत टाइम से। तो इतने टाइम के बाद एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट इस्लामाबाद होस्ट कर रहा है, तो उस वक्त कोई हालत खराब ना हो, क्योंकि बलूचिस्तान में हमने रिबेलियन देखा, वायलेंट भी और डेमोक्रेटिक भी। हमने पश्तून तहफुज मूवमेंट का देखा, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत वायलेंस हुई, उनको बैन कर दिया गया। हमने इस्लामाबाद में देखा कि पीटीआई के वर्कर्स और अब स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स एससीओ के दरमियान वहां पर आई, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि पीसफुली सब कुछ हो जाए। हमने कराची में भी देखा, बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ चाइनीज के खिलाफ, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि ये पीसफुली जो है चलता रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अगर आप मेरे को ऑनेस्टली पूछें कि कुछ इससे बड़ा होगा, विल दिस ले फाउंडेशन फॉर समथिंग बिग? बिकॉज फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू वन थिंग इज वेरी क्लियर, दैट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट कंटिन्यू। क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ महीनों में, मई में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार थर्ड टाइम आई और मैं उस वक्त राष्ट्रपति भवन में था, उसी वक्त बहुत बड़ा एक रियासी में टेरर अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, जिसमें 9 हिंदुओं को मारा गया। उसके बाद हमने बहुत सारे अलग अलग अटैक देखे, रियासी में, डोडा में, कठुआ में, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया। अभी कल ही लेकिन वो हमने तो रिपोर्ट देखे ना देखी आदित्य, शोपियां में। वो कश्मीर में जिस तरह सप्रेशन कर रही है इंडिया गवर्नमेंट, वो तो उसका रिएक्शन है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। कश्मीर में तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स रिस्टोर हो रहे हैं, कश्मीर आप में पूरी ह्यूमन डेमोक्रेसी राइट्स के है। रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने या तो आप रिपोर्ट्स पेश की है कि रिपोर्ट्स इंडिया या वहां पे। प्रोपेगेंडा, या तो आप प्रोपेगेंडा मान लें, या तो आप कश्मीरी से बात कर रहे हैं, कश्मीरी को मान लें। तो ये तो वही बात हो गई कि जो कश्मीरी खुद है, जो वहां रहा है, वहां से रिपोर्ट कर रहा है, और उसको आप कह रहे हैं नहीं तू तो झूठ बोल रहा है, हम तो अमेरिका में बैठी कोई संस्था है उसकी बात मानेंगे। तो नहीं, तो कश्मीरी, फिर ये मैं हो खुद रहा है बोल कि रहा हूँ कि आप कोई अपनी ह्यूमन बात राइट्स नहीं वायलेशन मान नहीं रहे है, हो। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट आप खुद ही देखिए, जब 370 खत्म हुआ 2019 में, 2019 में, पाकिस्तान ने उस ओआईसी में उठाया, यूएन में उठाया। पाकिस्तान ने चाहा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सऊदी है, यूएई है, मालदीव्स है, मलेशिया है, टर्की है, वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। इस बार तो आपने पहली बार देखा कि टर्की के एर्दोगन ने पहली बार कश्मीर नहीं उठाया यूनाइटेड नेशंस में। तो दिस इज वेरी क्लियर दैट पाकिस्तान डिप्लोमेसी एंड पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर एंड टेररिज्म इन कश्मीर हैज फेल्ड कंप्लीटली। नहीं नहीं, प्रॉक्सी वॉर तो वो आप नहीं कह सकते हो कश्मीर को, चूंकि जो आप कह रहे हैं ना कि देखिए, मुद्दा, आई एम अ क्योंकि आपको विक्टिम पता ऑफ है सारी पाकिस्तानी चीजें टेररिज्म। इकोनॉमिकली, आई एम सारी अ चीजें फर्स्ट हैंड चलती हैं, विक्टिम ऑफ इंडिया के पाकिस्तानी बड़े टेररिज्म, स्ट्रेटेजिक सो यू टाइज गॉट हैं टू हियर इन मी ममालिक आउट। के साथ, इसलिए अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। जहां तक आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो हमने देखा किसानों के जो प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, इस तरह डॉक्टर का जिस तरह रेप केस हुआ, तो ये तो इंटरनल इंडिया में भी इस तरह की चीजें चल रही, प्रोटेस्ट वगैरह तो हर मुल्क में हो रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। लेकिन मैं आपको कहूं, सेम पाकिस्तान हियर इन स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान, टेररिज्म इज पाकिस्तान एक्टिव डेमोक्रेटिक सिंस कंट्री। 30 years. Pakistan sponsored terrorism is active in Jammu and Kashmir since last 30 years. I am a first hand victim of it. सेम इज द I केस have been in exile in ऑफ my own इंडिया country. इन बलूचिस्तान, नहीं, आपके पास इवन कोई इन उसके लिए फिगर ही जीडीपी। नहीं है। आप जस्ट प्रोपेगेंडा काउंटर करने के लिए इंडिया पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये लेकिन एक्सलिगेशन हाफिज नहीं है, सईद सब कहाँ है? कुछ वाज़ेह है आपके सामने। हाफिज सईद कहाँ है? मसूद अजहर कहाँ है? दीज आर टेररिस्ट शेल्टर्ड बाय पाकिस्तान। इनफैक्ट नो, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जेल में है उनके वो, साथ घूमते हैं। जेल में है वो। बिल्कुल जेल में है, और वहां से ही वो सब कुछ मार रहे जिस हैं तरह आप कश्मीरियों कह रहे को। हैं कि जो खालिस्तान मूवमेंट को, जो आपने उनके सेपरेटिस्ट उसकी बात की, वो भी आपके इंडिया के जेल में, इस तरह हाफिज सईद साहब भी जेल में। वो तो गोल्डी ब्रार ने किया है, और गोल्डी ब्रार कनाडा में घूम रहा है फ्रीली। हम्म। सो आपको नहीं लगता कि इससे ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे पाकिस्तान और इंडिया के? एससीओ से। मतलब क्यों पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें आगे देखने को मिलेगी? देखिए, जैसे मैंने बोला, इंडिया स्टांस इज वेरी क्लियर। इनफैक्ट जब से पुलवामा का टेरर अटैक हुआ, तब से इंडिया ने बोला कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट कंटिन्यू। जब तक आप डिसाइसिव कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम टॉक्स टेबल पर नहीं आएंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान में मैं ये देख रहा हूँ कि देयर इज अ डेस्परेशन फॉर टॉक्स फॉर मेनी रीजंस। कि एक तो वो इकोनॉमी की हालत खराब रही है, अभी आईएमएफ से भी लोन लोन आया है, पहले एफएटीएफ का प्रेशर था। तो वो चाहते हैं कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी इज ऑल्सो अंडर ट्रमेंडस नहीं, प्रेशर, उनको मार एस्टेब्लिशमेंट का रही है। रोल तो हर जगह इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में है, पेंटागन भी करता है, इतना एस्टेब्लिशमेंट रोल का नहीं रोल हर होता। जगह है। Establishment is never bigger than the executive. Yeah. So how do you see the Indian foreign policy in the coming in the near future? Indian foreign policy is very much robust. It is entrenched in shared values and shared interests. India is a rising global power. Nobody can ignore that fact. In several multilaterals, from G20 to SCO to BRICS,
India has played a very significant role. And I think that is only going to continue. I think these small hurdles of tit for tat or diplomatic standoffs with Canada and US are not going to really matter. और खासकर आपने इंडिया पाकिस्तान की जब बात की, जैसे ही जयशंकर और उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं या फिर वो शहबाज शरीफ साहब से मिले, तो उसके बाद डिनर के बाद ही और लंच के बाद ही कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस वायरल हुए जिसमें कहा जी गया कि क्रिकेट के बारे में बातचीत चल रही थी और जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने क्रिकेट का बोला। लेकिन देखिए, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। आप देखिए, बायलैटरल नहीं हुआ, पुल साइड नहीं हुआ, कोई ऐसा डिप्लोमेटिक बात नहीं हुई। फॉर्मली पाकिस्तान ने इंडिया को अप्रोच नहीं किया किसी क्रिकेट टाइज के लिए। लंच खाते हुए, बिरयानी खाते हुए उन्होंने कान में बोला कि अच्छा रहेगा, मुझे नहीं पता बोला कि नहीं बोला, लेकिन अगर बोला होगा कि अच्छा रहेगा अगर क्रिकेट खेल सकें, तो जयशंकर साहब ने बोला होगा हाँ अच्छा है, खेलिए क्रिकेट। तो मतलब ये तो इनफॉर्मल चैट हो गई ना दो लीडर्स के बीच या में, दीज आर दोनों प्लेजेंट्रीज दैट आर एक्सचेंज। या तो अगर फॉर्मल कोई इस फॉर्मली तरह वो पाकिस्तान, मीटिंग नहीं हुई है। हाँ फॉर्मली अगर पाकिस्तान अप्रोच करेगा, इट विल बी गुड कि अगर क्रिकेट टाइज हों, अगर हो सके। मुझे एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, लेकिन क्या वो हाइब्रिड मोड में होगी फिर से, क्या श्रीलंका के साथ या बाकी किसी कंट्री के साथ जॉइंट एक वेंचर टाइप होगा, ये आई थिंक आने वाले वीक्स में क्लियर होगा, नवंबर दिसंबर तक। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी आपसे थैंक यू, हम बात करते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स।